जो शुगर हमारे न्यूक्लियोटाइड में है उसमें सिर्फ 5 कार्बन है। ट्रोजन इधर आगे कह रही मैं जा रही हूँ बाय बाय, लेकिन इसने हमें हमारे जीवन को इसने थोड़ा सा मुश्किल बना दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया। कह रहा है मैं 5th पोजीशन पे जुड़ूंगा, बेस कह रहा है चलो मैं तो वैसे भी बेस हूँ, नीचे रहता हूँ, बेजी ओजी। तो उसमें क्या है, हेलो एवरीवन, आई एम तुलिका झा, बायोलॉजी एजुकेटर फॉर नीट यूजी कैटेगरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नीट फीनिक्स बाय अनअकैडमी। आज हमारे बायोमोलिक्यूल का सेकेंड लेक्चर है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो हमने काफी ट्रिक्स से फर्स्ट लेक्चर में सारे टेबल्स याद किए थे। ओसी नका, ओसी काना, पिनाकली, ये अजीब सी वर्ड्स आपको लग रहे हैं बट दीज आर ट्रिक्स जिसके थ्रू आप बायोमोलिक्यूल के टेबल्स को याद कर सकते हो और टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो इफ यू आर अटेंडिंग बायोमोलिक्यूल लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट यू नीड टू वॉच लेक्चर नंबर 1 और उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने अमीनो एसिड पढ़ लिया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड पढ़ लिया था। वेली लूसी इज मीटिंग लायर तृप्ति फॉर 3 फिनाइल, ये ट्रिक से हमने एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को याद कर लिया था। और फिर हमने लिपिड पढ़ा था। अब लिपिड एक अटपटी सी चीज है जो कि साइज छोटे होने के बाद भी एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ गया था, तो उसका रीजन भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो अमीनो एसिड डन, ऑल द टेबल्स डन थ्रू ट्रिक्स, लिपिड डन एंड नाउ वी आर मूविंग टू न्यूक्लियोटाइड। सो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड। What are न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स बेटा वो मोती है, वो पर्ल्स हैं जिस पर्ल से हमारा डीएनए या आरएनए बन जाता है। इफ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर मैं कह रही हूँ बेटा ये आरएनए है और अगर मैं कह रही हूँ बेटा ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, एक सिंगल स्टैंडर्ड है, तो इट माइट बी डीएनए, इट माइट बी आरएनए, जो भी चीज़ हो बेटा ये बहुत सारे छोटे छोटे पर्ल्स से जुड़ के बनता है। ये छोटे छोटे जब पर्ल्स जुड़ गए तो आरएनए बन गया, और अगर 2 स्ट्रैंड्स हैं उस पर्ल्स के तो हमारा डीएनए बन गया। ठीक है, बाकी डिफरेंस हम बाद में देखेंगे, बट अभी बेसिक डिफरेंस तो यही है कि डीएनए हो या आरएनए हो, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इन डीएनए 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, तो डीएनए आरएनए क्या हो गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आज हम वही रिपीटिंग यूनिट पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोटाइड, जिससे हमारा डीएनए या आरएनए बनता है। तो मैम ने क्या किया, इस मोती को निकाला और हमें पता लगा कि ये जो हमें मोती दिख रही है ना, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। यस, ये मोती क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन इस मोती को जब हमने खोला, जैसे पेंडेंट होता है ना, अपने पेंडेंट को खोला, 2 टुकड़े हुए और अंदर सोचो उसके 3 चीजें पड़ी थी। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर बच्चों 3 चीजें हमें मिल जाती है, ऐसे लाइक दिस। 3 चीजें हैं, क्या क्या है? शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? SBP या PBS, कुछ भी बोल लो। तो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ? न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। शुगर क्या है? अब शुगर में आपका कार्बन कंटेनिंग है। शुगर जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये शुगर है ना, लेकिन ग्लूकोज में कितने कार्बन है? ग्लूकोज में 6 कार्बन है। तो जो शुगर हमारे न्यूक्लियोटाइड में है उसमें सिर्फ 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो शुगर कौन सा हो गया बेटा? शुगर हो गया हमारा पेंटोज शुगर। ठीक है, अगर 6 होता है तो क्या कहते हैं? हेक्सोज शुगर। तो 5 है, तुम क्या कहेंगे इसको? पेंटोज शुगर। 5 शुगर यानी कि पेंटोज शुगर। मैं लिख दूं 5 कार्बन्स इसमें प्रेजेंट होंगे, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेंटोज शुगर। ठीक है, अब इस पेंटोज शुगर, क्या मैम डीएनए और आरएनए दोनों का पेंटोज शुगर सेम है? हमने कहा दोनों में है तो पेंटोज शुगर ही, लेकिन डीएनए में जो पेंटोज शुगर है उसमें 1 ऑक्सीजन कम है और आरएनए में जो पेंटोज शुगर है उसमें 1 ऑक्सीजन ज्यादा है। तो अगर आप लेके चल लो आरएनए को, तो आरएनए के शुगर को हम कहते हैं क्या? राइबोज शुगर। क्या कहते हैं बच्चों? राइबोज शुगर। और जो डीएनए का शुगर है वो भी पेंटोज शुगर है, लेकिन उसमें ना 1 ऑक्सीजन कम है। तो क्या अगर मैं आरएनए को राइबोज शुगर बोल रही हूं तो डीएनए के शुगर को क्या बोल दूं मैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या बोल दूं? डीऑक्सी। 1 ऑक्सीजन कम है, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को हटा दिया, डीऑक्सी राइबोज शुगर, आपने 1 ऑक्सीजन को हटा दिया। ठीक है,
तो शुगर के बारे में हमें पता लग गया कि न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट में शुगर की डिटेलिंग हमें इतनी ही पढ़नी है, बाकी 12th क्लास के जेनेटिक्स में तो पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देन हम बात कर रहे हैं फॉस्फेट की। ओके मैम, फॉस्फेट को देख लेते हैं। फॉस्फेट इज बेटा आयनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड के ही आयनिक फॉर्म को हम क्या कहेंगे? फॉस्फेट कह देंगे। तो इसका बाकी मेन स्ट्रक्चर तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th क्लास में हम देखेंगे। फॉर नाउ हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके फॉस्फेट, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 ये क्या है हमारा? फॉस्फोरिक एसिड है। अब एक H को हटा दो, माइनस कर दो, फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो कर दूं मैं? यस मैम कर दो। तो ये हो गया हमारा अब फॉस्फेट। P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH होता तो फॉस्फोरिक एसिड है। अब फॉस्फोरिक एसिड को आयनिक फॉर्म बनाना है, एक हाइड्रोजन को हटा दो और नेगेटिव चार्ज लगा दो, ये क्या बन गया हमारा? फॉस्फेट बन गया। अब हम बेस की बात कर रहे हैं। अब बेस थोड़ी सी नई चीज होगी जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए, ड्रॉपर को तो पता है। व्हाट इज बेस? बेबी को बेस पसंद है। ये बेस है बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड बेस। ठीक है, तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? इट विल बी हैविंग नाइट्रोजन। सो आई एम सेइंग नाइट्रोजन तो बेस में होना जरूरी है। नाइट्रोजन कंटेनिंग, बताऊंगी बेटा अगर नहीं समझ आ रहा अभी तो, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज योर बेस। अब इस वर्ड को तोड़ते हैं जरा, इस पूरे फ्रेज को। ऐसा कंपाउंड, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऐसा कंपाउंड जो हेटेरोसाइक्लिक है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम, यानी इसमें साइकिल जो है ना वो फिक्स तो नहीं है। साइकिल जो है वो फिक्स नहीं है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, यानी फिक्स नहीं है। तो हमने कहा कंपाउंड जिसमें साइकिल तो है लेकिन वो फिक्स नहीं है कि होमो, यानी एक ही टाइप का साइकिल नहीं है। हेटेरो एक से ज़्यादा टाइप का साइकिल हो सकता है और उस साइकिल में नाइट्रोजन होना ज़रूरी है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? बेस कह देते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड बेस। और मैम यहाँ बना देती हैं, मैम यहाँ बना देंगे। मैम ने जगह कम छोड़ा, इसको छोटा कर देते हैं पहले तो। आई ये तो छोटा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो पीपीटी है, ये तो छोटी हो नहीं सकती। एक पेज ऐड कर देते हैं, एक पेज ऐड कर देते हैं। देयर इज सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। आज मैम बहुत अच्छे मूड में हैं, आज मैम बहुत ही जॉली मूड में हैं। ठीक है, चलो अब हम कह रहे हैं, मैम ने बोला कि जो बेस है ना वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। वो क्या है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो बेस बेटा हमारे दो टाइप का हो सकता है। बेस कैन बी प्यूरिन, बेस कैन बी पिरिमिडीन। बेस कैन बी प्यूरिन, बेस कैन बी पिरिमिडीन। तो दो टाइप के बेस प्रेजेंट है। प्यूरिन में दो साइकिल्स हैं यानी दो रिंग्स हैं, पिरिमिडीन में एक रिंग है। तो हो गए ना दो टाइप के रिंग्स। एक किसी किसी बेस में दो रिंग है, किसी किसी बेस में एक रिंग है। तो अगर हम प्यूरिन को देखें, प्यूरिन का रिंग कुछ ऐसा होता है। ऐसा रिंग है बच्चों, ऐसा रिंग है हमारे प्यूरिन का। देखो एक्सक्यूज मी, दो रिंग्स हो गए ना, एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, दो रिंग्स हैं। नाइट्रोजन है, यस मैम, ये रहा। पोजिशनिंग आपको याद नहीं करनी, अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम। ये 9th पोजीशन हो जाता है, छोड़ दो, ये सब नहीं करना आपको। ठीक है, तो ये हमारा प्यूरिन हो गया। पिरिमिडीन में एक ये वाला रिंग हटा दो, ये वाला रिंग हटा दो, तो एक ही रिंग बचा, ये हमारा पिरिमिडीन है। ठीक है, दिस इज आर पिरिमिडीन। ये रॉ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो प्यूरिन में दो रिंग्स हैं, पिरिमिडीन में एक रिंग है और सब में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइकिल, साइकिल्स प्रेजेंट, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड बेस। अब कौन कितने टाइप के बेस है? तो बेटा टोटल 5 टाइप के बेसेस हैं हमारे पास। कितने बेसेस हैं? 5 टाइप के बेसेस हैं। 3 जाएंगे इस कैटेगरी में और 2 जाएंगे इस कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी में कौन कौन सा है? इसमें है हमारा एडेनिन, क्या है? एडेनिन। और क्या है? गुआनिन, AG, गुआनिन AG। और इधर क्या है हमारा? कट। इधर क्या है? CUT। इधर तो AGOG होता है ना, AGOG, ये AG है। ये क्या है? इधर क्या है हमारा? कट, CUT, कट। क्या है? साइटोसिन, यूरेसिल
एंड थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। इधर क्या है, AGOG और इधर क्या है, कट है। ये हमारे बेसिस हो गए हैं। अब एनसीईआरटी में वैसे तो बच्चा मैं पहले सारे स्ट्रक्चर बना के दिखाती थी, क्योंकि एक ट्रिक से ना आप सारे स्ट्रक्चर को सीख सकते हो, बट नाउ आर नीट इज एनसीईआरटी बेस, तो हमें सारे क्यों सीखने, क्यों टाइम वेस्ट करें मैम, नॉलेज बाद में ले लेंगे, पहले सिलेक्शन करवा लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा एनसीईआरटी के हिसाब से आपको सिर्फ किस किस का स्ट्रक्चर याद रखना है, एक एडेनिन का स्ट्रक्चर याद रखना है, एक आपको यूरेसिल का स्ट्रक्चर याद रखना है, बाकी आपको स्ट्रक्चर नहीं करने हैं। ये समझ आ गया, एडेनिन में 2 रिंग्स होंगे, यूरेसिल में 1 ही रिंग प्रेजेंट होगा। स्ट्रक्चर देखेंगे बाद में, ये जगह छोड़ दिए, मैम यहाँ सिखाएंगे आपको बनाना। अब चलते हैं, वापस आ गए ये तो हम इस पे क्यों आए, देखो बेटा, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोटाइड, लेकिन अगर आप न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को साइड कर दो, न्यूक्लियोटाइड में से अगर आप फॉस्फेट को साइड कर दो, तो साइड कर दिया जब, तो क्या बन गया वो न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को साइड कर दो तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्लियर है। यानी इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बेस एंड शुगर, तो बेस और शुगर को क्या बोलोगे, बेस और शुगर को हम बोल देंगे न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोटाइड किसको बोला, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को साइड कर दो, बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, यस। अब इधर देखो बेटा, बेस हो गया। बेस कौन कौन से थे, हमने 5 टाइप के पढ़े, कौन से पढ़े, एडेनिन, गुआनिन, ये क्या है आपके पिरिमिडीन है, 2 रिंग्स वाले, CUT कट, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन। तो मैम ने 5 बेस यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ हमने बनाया है न्यूक्लियोसाइड, यानी बेस से, यानी एडेनिन से अगर शुगर जुड़ेगा तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और यहाँ मैंने लिख दिया है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसकी मैं एक बार आपको और एक्सप्लेनेशन दे दूं। इफ आई एम सेइंग बच्चा, ये रहा हमारा शुगर, शुगर वगैरह का स्ट्रक्चर देखेंगे अभी। शुगर कैसा है हमारा, शुगर इज RNA है तो राइबोज शुगर, DNA है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो कितने कार्बन थे, 5 कार्बन थे। ये रहा फर्स्ट कार्बन, ये रहा सेकंड कार्बन, ये रहा थर्ड कार्बन, ये रहा फोर्थ कार्बन, और 5th कार्बन बाहर होता है CH2OH। ये रहा हमारा राइबोज। मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर, फॉर नाउ आप समझ लो मैम ने ये शुगर बनाया है विच इज पेंटोज शुगर। ठीक है, अब लेट सपोज इस शुगर से मैं जो बेस जोड़ रही हूं दैट इज एडेनिन। ठीक है, ये सब बताऊंगी मैं आगे, अभी आप सिंपल सुनो। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, एडेनिन, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एडेनिन को, क्या हो रहा है ये भूतिया बोर्ड, यहाँ मैंने मैम का मूड अच्छा है तो ये अच्छा नहीं रहने देगा, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर हुआ एडेनिन, देगा, सब डर जाते हैं मुझसे, मैंने एक बार डांटा, डर गया। तो मैंने कहा ये शुगर है, शुगर से मैंने बेस कौन सा जोड़ा है, अब हमने एडेनिन जोड़ा, तो बेस प्लस शुगर तो न्यूक्लियोसाइड है, तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, एडिनोसिन। ठीक है, और अगर मैंने गुआनिन डाला होता, गुआनोसिन। ठीक है, तो आप जब शुगर से प्यूरिन को ऐड करते हो तो एंड में लगा देते हो सीन, जब प्यूरिन को ऐड कराते हो तो क्या लगा देते हो, सीन, और जब पिरिमिडीन को ऐड कराते हो तो लगाते हो डीन। ठीक है, तो अब नाम बनाते हैं। एडेनिन से जब शुगर जुड़ेगा तो बनेगा एडिनोसिन। इधर इस केस में क्या ऐड कर रहे हो, सीन ऐड कर रहे हो, और इस केस में क्या ऐड कर रहे हो, डीन ऐड कर रहे हो। ठीक है, क्या ऐड कर रहे हो, डीन ऐड कर रहे हो। तो हमने कहा एडेनिन बिकम्स एडिनोसिन, गुआनिन बिकम गुआनोसिन। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। अब सी, साइटोसिन, अब मैं तो डीन लगाना है, साइटोसिन बिकम साइटिडीन। अब साइटोसिन डीन नहीं करोगे, नहीं, साइटोसिन डीन कैसा लग रहा है, तो आप सीधा डीन लगा दो। तो साइटोसिन बिकम साइटिडीन, यूरेसिल बिकम यूरिडीन, थाइमीन बिकम थाइमिडीन। ठीक है, क्लियर है। तो वही मैम ने यहाँ पे लिखा है, एडेनिन बिकम्स एडिनोसिन,
guanine become guanosine, cytosine become cytidine, uracil become uridine and thymine becomes thymidine। तो याद रखना, प्यूरीन से जब शुगर जुड़ता है तो उसके आगे हम लगाते हैं सीन, और पिरिमिडीन से जब शुगर जुड़ता है तो उसके आगे हम लगा देते हैं डीन। तो जो भी बेस है उसके आगे आपने न्यूक्लियोसाइड बना दिया। अब इसी अगर मैं न्यूक्लियोसाइड में कहाँ गया अब अगर मैं इसी न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट भी ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं? फॉस्फेट। फॉस्फेट बेटा यहाँ जुड़ जाता है, इस पॉइंट पे ना शुगर को हटा देते हैं, यहाँ आपका जुड़ जाता है फॉस्फेट। समझ गए क्या होगा फॉस्फेट का स्ट्रक्चर? 5th कार्बन से। तो ध्यान से देखो, शुगर ये रहा फर्स्ट कार्बन, ये रहा सेकेंड कार्बन, ये रहा 3rd कार्बन, ये रहा 4th कार्बन और ये रहा 5th कार्बन। तो 5 कार्बन का शुगर है। तो शुगर से बेस कहाँ जुड़ा है? कौन से कार्बन से जुड़ा है? तो हमने कहा 1st कार्बन से बेस जुड़ रहा है। किस कार्बन से बेस जुड़ रहा है? 1st कार्बन से बेस जुड़ रहा है। और तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट कौन से कार्बन से जुड़ रहा है? 5th कार्बन से जुड़ रहा है। तो क्या बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड। तो जब हम न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं ना, तो अब हम इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? जब न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो हम, क्योंकि फॉस्फेट जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 8 लगा देते हैं लास्ट में। जो भी आपका न्यूक्लियोसाइड है उसके आगे 8 लगा दो। क्यों? कि हम क्या जोड़ रहे हैं? फॉस्फेट जोड़ रहे हैं। तो एडिनोसिन बिकम्स एडिनाइलेट, गुआनोसिन बिकम गुआनाइलेट, साइटिडीन बिकम साइटिडाइलेट, यूरिडीन बिकम यूरिडाइलेट एंड थाइमिडीन बिकम थाइमिडाइलेट। तो जब आपका क्वेश्चन आता है तो 8 में अगर लिखा है योर आंसर इट इज अ न्यूक्लियोटाइड, और अगर सीन या डीन लिख दिया है तो आपका न्यूक्लियोसाइड है, और ये नाम तो आपको ऑलरेडी पता है। अब ये नहीं करना कि मैम यहाँ तो साइटोसिन है तो फिर मैम ये तो हमारा न्यूक्लियोसाइड हो गया। नहीं, डीन आएगा। अगर आपका पिरिमिडीन है तो एंड में डीन आएगा तो वो न्यूक्लियोसाइड है, और अगर आपका प्यूरीन है तो एंड में सीन आएगा तो वो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। और अगर 8 लगाओगे तो न्यूक्लियोटाइड है। और कई बार एनसीईआरटी कह रही है कि एडिनाइलिक एसिड, तो हमने कहा ना फॉस्फेट इज फॉस्फोरिक फॉर्म और इज द आयनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है इंस्टेड ऑफ फॉस्फेट, अगर न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड ही जुड़ गया, H लगा दो वापस से, इंस्टेड ऑफ फॉस्फेट, तो आप इसको क्या बोलोगे? एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड थाइमिडाइलिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? ये सारी चीज़ें मैम यहाँ पे आपके लिख देंगे। अभी एक बार रिवाइज कर लें। न्यूक्लियोटाइड, रिपीटिंग, न्यूक्लियोटाइड इज रिपीटिंग यूनिट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी आरएनए एंड डीएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को हमने खोला, इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, बेस, शुगर, फॉस्फेट। शुगर कौन सा है बेटा? 5 कार्बन शुगर है, राइबो। तो अगर आपका आरएनए है तो 5 कार्बन वाले यानी पेंटोज शुगर को हम कहते हैं राइबोस, और अगर डीएनए एक ऑक्सीजन हटा दो, डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, फिर हमने कहा फॉस्फेट क्या है? आयनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फिर हमने कहा बेस क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें साइकिल है लेकिन हेट्रो है, होमो नहीं है, और उसमें नाइट्रोजन का होना जरूरी है, इज योर बेस। अगर 2 रिंग्स प्रेजेंट है तो प्यूरीन है, प्यूरीन है, कपल में प्रेजेंट है, प्योर कपल्स बने हुए हैं, कपल्स बने हुए हैं यानी प्योर कपल बने हुए हैं, प्यूरीन। और अगर एक अकेले कोई इंसान घूम रहा है तो वो क्या है? पिरिमिडीन। भारी भरकम अच्छा नाम है उसका, पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। जो कपल में घूम रहे हैं, प्यूरीन में कितने हैं? कपल है, 2 रिंग्स है, कपल्स हैं। कपल एक दूसरे को क्या, कपल एक दूसरे को कैसे बात करते थे पुराने जमाने में? ए जी, ओ जी। तो उसमें क्या है? ए एंड जी। और पिरिमिडीन जो अकेला घूमता है वो शेर है, वो सबको काट देगा, उसको डर ही नहीं है, वो सबको क्या करेगा? कट कर देगा। तो पिरिमिडीन इज कट। एंड प्यूरीन में 2 रिंग है, कपल है, ए जी ओ जी करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैम ने शुगर से फॉस्फेट कौन से पोजीशन पे जुड़ता है? 5 कार्बन है ना शुगर में, तो फॉस्फेट कह रहा है मैं 5th पोजीशन पे जुड़ूंगा। बेस कह रहा है चलो मैं तो वैसे भी बेस हूँ, नीचे रहता हूँ, बेस हूँ। बेस का है नीचे, आपका बेबी को बेस पसंद है, तो बेस यानी फर्स्ट, किसी भी शुगर का बेस कार्बन, फर्स्ट कार्बन कौन सा है? सबसे नीचे कौन सा कार्बन है? तो हमने कहा फर्स्ट कार्बन। तो बेस किससे जुड़ेगा? बेस कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से। और फॉस्फेट कहाँ जुड़ेगा? 5th कार्बन से, एकदम एंड्स पे जुड़ जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, जस्ट इट, खत्म। ठीक है, चलो जी। अब हम
यहाँ उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो मैम भी आपको क्या रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? हाँ हो रही है। अब यहाँ स्ट्रक्चर बने हैं तो मैम भी अब आपको स्ट्रक्चर सिखाएंगे। किस किस के हैं एक बार देख ले। तो मैम ने पहले ही बताया था एडिनिन का है, ये रहा हमारा एडिनिन, जो किसका है? प्यूरिन है। ये हमारा एडिनोसिन, व्हाट इज एडिनोसिन? न्यूक्लियोसाइड। ये हमारा है यूरेसिल। पिरिमिडीन मैंने कहा था 2 स्ट्रक्चर करने हैं। और ये क्या है हमारा? यूरिडीन। व्हाट इज यूरिडीन? अब डीन आ गया तो ये क्या है? अगेन हमारा न्यूक्लियोसाइड, तो यहाँ लिखा है न्यूक्लियोसाइड। और यहाँ उन्होंने बनाया है न्यूक्लियोटाइड, एडिनाइलिक एसिड, क्योंकि इन्होंने फॉस्फोरिक एसिड जोड़ा है इंस्टेड ऑफ फॉस्फेट। और ये क्या है हमारा? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं। चलो जी एडिनिन को सीखते हैं। एडेनिन को सीखने के लिए कौन सा कलर मैम लेंगी? मैम विल टेक ब्लू कलर। चलो ब्लू कलर से बनाएंगे। अब एडेनिन है ना, तो प्योर ए है, एजी था, प्योर थे, कपल थे, तो 2 रिंग्स होंगे। 2 रिंग्स बना दे पहले। तो पहला रिंग ये रहा, दूसरा रिंग ये रहा। पहला रिंग एंड दूसरा रिंग। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे था आपको याद होना चाहिए। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे है? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। ठीक है, तो नाइट्रोजन याद हो गया आपको किधर किधर है। जो छोटी वाली रिंग है उसमें ऊपर नीचे नाइट्रोजन है, और जो बड़ी वाली रिंग है उसके एक इधर है, एक इधर है। और अब हम इसकी वैलेंसी देखते हैं। वैसे तो बहुत इजीली बनाना होता है, तो इसमें तो अल्टरनेट कर दो। जो सेपरेटिंग वॉल है, जो 2 रिंग की सेपरेटिंग वॉल है, उसमें मजबूत सेपरेशन करो। तो यानी 2 वॉल बना दो, ये रहे 2। उसके बाद अल्टरनेट कर दो, एक छोड़ दो इधर 2, एक छोड़ दो इधर 2। सिमिलरली इधर से एक छोड़ दो, इधर क्या हो गया आपके? 2 हो गए। ठीक है, क्लियर है? यहां से वो जुड़ेगा किससे? इस पोजीशन से जुड़ेगा। वो किससे? शुगर से। तो बेस जब शुगर से जुड़ेगा तो इस वाले पोजीशन से जुड़ेगा। और शुगर का कौन सा पोजीशन होगा कार्बन का? बेस पोजीशन, यानी 1 पोजीशन। ठीक है, क्लियर है? अब इसके ऊपर बेटा यहाँ पे टिप पे आपने चोटी बना दी, स्पाइक बना दिया। एक क्या कर दी यहाँ पे आपने? इसको छोटा कर दो। यार ये होगा ही नहीं छोटा, इसी को ऊपर कर देते हैं। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक चोटी बना दी है NH2 की। यहाँ हमने एक चोटी बना दी है NH2 की। एक बार रिपीट कर ले बेटा। देखो रफ में बताती हूँ, फिर इसको रब कर दूंगी, ध्यान से देखना बच्चा। पहले मैम ने तो सिंपल सा एक ऐसे करके रिंग बना दिया है। एडेनिन बना रहे हैं तो प्यूरिन है, तो 2 रिंग है, कपल में प्रेजेंट है। फिर मैम ने नाइट्रोजन कहाँ कहाँ डाल दिया, याद करते हुए चलना है बायोमोलिक्यूल मेरे साथ साथ। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ डाला है? तो छोटा वाला रिंग है उसमें ऊपर नीचे नाइट्रोजन लिख दो। छोटे वाले रिंग में ऊपर नीचे नाइट्रोजन लिख दो। बड़े वाले रिंग में क्या करेंगे? तो नीचे तो दोनों जगह नाइट्रोजन लिख दो। बेस है ना, बेस है तो जो सबसे नीचे बेस होगा उस पे तो नाइट्रोजन होगा ही होगा। तो इधर भी और ऊपर ऊपर भी नाइट्रोजन होना चाहिए। लेकिन बड़े वाले रिंग का नाइट्रोजन इधर से शिफ्ट करके इधर आ गया। इसको ऊपर अगर बेटा यहाँ रहता नाइट्रोजन तो हम कहते दोनों तरफ ऊपर नीचे नाइट्रोजन है, हमारे लिए स्ट्रक्चर इजी टू लर्न हो जाता। लेकिन इसने हमें, हमारे जीवन को इसने थोड़ा सा मुश्किल बना दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया, क्योंकि ये शिफ्ट होके इधर आ गई। ये नाइट्रोजन इधर आ गई, कह रही मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ठीक है, जब ये इधर आ गई तो हमें स्ट्रक्चर में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बैलेंस नहीं चल रहा है। तो हमने क्या किया, सबका सॉल्यूशन है। कोई अगर ये सोचता है कि बहुत ईगो में कि हम ही हम हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा, देयर इज अ रिप्लेसमेंट फॉर एवरीथिंग एंड देयर इज अ रिप्लेसमेंट फॉर एवरीबॉडी एक्सेप्ट फॉर योर पेरेंट्स। पेरेंट्स इरिप्लेसेबल है बेटा, उनका प्यार भी अनकंडीशनल है। लेकिन उसके अलावा कोई अगर सोचता है ना कि ग्रांटेड ले लेते हैं इस इंसान को, तो या इस सब्जेक्ट को, तो जब भी आपके माइंड में ये ईगो आ जाएगा ना, अहंकार आ जाएगा ना कि हम ही हम हैं, हमें तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तभी डाउनफॉल स्टार्ट होता है। बिकॉज एवरीबडी एंड एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल एक्सेप्ट फॉर योर पेरेंट्स। ठीक है, तो हमने बोला नाइट्रोजन ने गद्दारी की ना, इधर शिफ्ट हो गया। इसे लगा अब तो क्या हम, मुझे बुलाया जाएगा। इसने कहा रहने दो बेटा, नाइट्रोजन हम अपने आप बाहर से लाएंगे, बाहर से लाएंगे, वो भी अकेला नहीं लाएंगे, हम साथ में इसके 2 पहरेदार, 2 हाइड्रोजन भी लाएंगे कि अब ये ना भागे, पकड़ के यहाँ पे रखेंगे। रिपीट कर दूं बेटा एक बार? यस। अब इस ट्रिक से याद रखना, प्यूरिन है तो 2 रिंग्स तो होंगे। एक बड़ा रिंग था मैम, एक छोटा रिंग था मैम। यस,
नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होना चाहिए, तो हमने कहा बेटा सबसे आसान काम है, दोनों के ऊपर नीचे नाइट्रोजन लगा दो, ऊपर सबसे नीचे सबसे। तो हमने ऊपर सबसे रिंग के ये है, नीचे सबसे ये है, नीचे सबसे ये है, ऊपर वाली ने गद्दारी की, वो इधर शिफ्ट हो गई। इसे लगा अब तो कुछ मेरा काम ही नहीं, इसका तो काम ही नहीं चलेगा। हमने कहा हम बाहर से लाएंगे, डोंट यू वरी। हमने यहाँ ले आया नाइट्रोजन, और अब हम नहीं चाहते हैं, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, अब हम नहीं चाहते हैं ये मूव करे, तो हमने इसके साथ एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर से, मुझे चुपचाप जाना नहीं है यहाँ से। तो इसको क्या लिख दूँ मैं, NH2 NH2। फिर हम बॉन्ड की बात करते हैं, तो दोनों के बीच में दीवार आ गई है, दोनों रिंग के बीच में दीवार आ गई है। और अब ऑल्टरनेट दीवार कर दो, एक दीवार इधर, एक दीवार छोड़ छोड़ के दीवार कर दो। इधर भी ऊपर से स्टार्ट करो, अगर यहाँ 2 है तो इधर 1 है, फिर इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर इधर 2 होना चाहिए था, बट ये तो पास पास आ जाता, फिर 2, तो हमने इधर ही रखा है। ठीक है, दिस इज योर एडेनिन, दिस इज योर एडेनिन, दिस इज योर एडेनिन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैम ने हमें याद करवा दिया। ये स्ट्रक्चर तो मैम ने याद करवा दिया, लेकिन ये कहाँ से खिसक गया, ये ऊपर, नीचे आ जाओ बेटा, ऊपर ऊपर चले जाओ बेटा, हल्का सा नीचे आ जाए, डब्बे से बाहर हो गया था, डब्बे से बाहर हो गया, तो अब यहाँ से बाहर हो गया। मैम बनाएंगी, छोटू सा बना देंगे यहाँ पे, NH2। ठीक है, एडेनिन हो गया। अब क्या बनाए मैम, अब इसको हम न्यूक्लियोसाइड बना देते हैं, तो इसको किससे जोड़ देंगे, इसको हम शुगर से जोड़ देंगे। तो मैम पहले ही बता चुकी है कि शुगर के फर्स्ट पोजीशन से बेस जुड़ता है, शुगर के फर्स्ट पोजीशन से बेस जुड़ता है। तो शुगर बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। कितने कार्बन का शुगर है बच्चों, 5 कार्बन का शुगर है, तो शुगर बना लेते हैं। कितने कार्बन मैम, 5 कार्बन। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन। 4 ही कार्बन है, एक कार्बन बाहर है, 5th कार्बन कहाँ है, बाहर है। CH2OH ये बाहर है। 5 कार्बन हो गए, बेस किससे जुड़ेगा, फर्स्ट कार्बन से, तो बेस को जोड़ दो फर्स्ट कार्बन से, ये रहा फर्स्ट कार्बन, यहाँ क्या लिख दो, एडेनिन। एडेनिन का स्ट्रक्चर कहाँ है, ये रहा एडेनिन, दिस इज एडेनिन। अगर ये एडेनिन है और ये बेस प्लस शुगर है, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारा एडिनोसिन। ये क्या बन गया, एडिनोसिन। मैं ना इसको हटाना चाहती हूँ, शुगर हम अलग से पढ़ लेंगे ना, शुगर हम अलग से पढ़ लेंगे इस वाले पेज पे, तो ये पेज हमारे काम आ जाएगा। रुको बेटा, रिकॉर्डिंग ना पॉज करके सबको ठीक करती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मैम ने क्या किया है, शुगर को कवर कर दिया है, तो यहाँ पे हम स्माइल करके बायोमोलिक्यूल अभी हम आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, चलो जी अब आगे देखते हैं। तो ये पेज मुझे चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन गया, एडेनिन, और ये क्या बन गया, एडिनोसिन। फिर किसकी बात करें, एडिनाइलिक एसिड का, यानी न्यूक्लियोटाइड साइड है। अब इसमें हम फॉस्फोरिक एसिड जब जोड़ेंगे तो बनेगा एडिनाइलिक एसिड, और अगर फॉस्फेट जोड़ेंगे तो एडिनाइलेट बनेगा। तो हम जरा इसको एडिनाइलिक एसिड बनाते हैं। तो यही है ना स्ट्रक्चर यार। शुगर दोबारा साइड बाय साइड देख लो, मैम दोबारा बना रही हैं तो आपको याद हो जाएगा सेकेंड टाइम में। देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो ये रहा हमारा 5 कार्बन का शुगर। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5th भाई साहब बाहर है, CH2OH। बेस कहाँ से जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन से, तो ये मैंने जोड़ दिया एडेनिन। अब फॉस्फोरिक एसिड क्या है, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, तो यहाँ मुझे जोड़ना है। तो बेटा जब जोड़ोगे तो हमें यहाँ से ना एक H को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड कभी भी हमारी बॉडी में जुड़ता है ना, कभी भी हमारी बॉडी में बेटा बॉन्ड जुड़ता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो पहले मैं फॉस्फोरिक एसिड बना दूं। फॉस्फोरिक एसिड इज P डबल बॉन्ड O, OH OH एंड OH। ये है फॉस्फोरिक एसिड। यस मैम, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी फॉस्फोरिक एसिड को 5th कार्बन से जोड़ेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ये बात बेटा माइंड में बिठा लो, मैं हर क्लास में रिपीट करूंगी बायोमॉलिक्यूल का। व्हेनेवर एनी बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, 1 वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। हर बॉन्ड हमारी बॉडी का एनहाइड्रस बॉन्ड है, एनहाइड्रस बॉन्ड, इसीलिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड, हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। ठीक है, तो मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालूं, OH और H, H2O निकल जाएगा। तो चलो बेटा यहाँ से हटा देते हैं OH,
का क्या, वो कहीं से भी हटा सकते हो, सिंपल सा आप वाटर मॉलिक्यूल हटाना है। तो यहाँ जैसे ही मैंने OH हटाया, अब एक ही H हटाना है, यहाँ से मैंने हटा दिया H। तो अब क्या बन गया बच्चों, यहाँ से H हटाया तो ये इससे ऐसे करके जुड़ गया। अब ये क्या है, इसमें आयनिक फॉर्म तो नहीं है, तो दिस इज एडिनाइलिक एसिड, दिस इज एडिनाइलिक एसिड। और इसी को अगर आपको एडिनाइलेट बनाना है तो आप इस कोई सा भी एक H हटाओ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो एडिनाइलेट बन जाएगा। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में एडिनाइलेट, गुएनाइलेट, साइटिडाइलेट, यूरिडाइलेट, थाइमिडाइलेट इस फॉर्म में रहता है। तो यानी कि ये आपका एडिनाइलिक एसिड है। डीएनए आरएनए में जाने के लिए पहले एडिनाइलेट बनेगा, जब अपने एक और H को यहाँ से हटा देगा। क्लियर है? यस मैम। नहीं क्लियर है, रिवाइंड करके दोबारा देखो। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया मैम, ये भी पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है, अब हमें सिर्फ 2 स्ट्रक्चर पढ़ने, क्योंकि पार्शियलिटी नहीं करेंगे। एक हमने प्यूरीन से लिया है, तो एक स्ट्रक्चर अब हम पिरिमिडीन से लेंगे, पिरिमिडीन से हम यू ले लेंगे। ठीक है, अब हम यू पढ़ेंगे। यूरेसिल का स्ट्रक्चर क्या है? यूरेसिल का स्ट्रक्चर बेटा एक ही रिंग होगा। ठीक है, तभी तो कट में आ रहा है। तो एक रिंग बना दो, पहले आपको बनाना ही सिखाते हैं। एक रिंग बना दो, ऐसी बन गई एक रिंग। यस मैम। अब कौन सी रिंग है इन दोनों की, बेटा आपको मैच करो, कौन सी रिंग लग रही है? ये वाली रिंग लग रही है ना, ये तो नहीं लग रही है, ये वाली रिंग है। इस रिंग को कॉपी कर दो। नाइट्रोजन किधर है? इधर है और इधर है। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ लिख दूं? नाइट्रोजन में लिख दूंगी, प्यूरीन के ही बड़े वाली रिंग को मैंने कॉपी कर लिया, जिसके ऊपर वाले नाइट्रोजन ने क्या की थी? गद्दारी की थी। तो उस नाइट्रोजन को मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये बन गया। दीवार यहाँ पे कितनी थी बेटा? 2 दीवार थी, 2 दीवार बना दिए। ठीक है, अब मैम यहाँ पे ना नाइट्रोजन था, वो भी 2 उसके साथ, तो वो बेटा प्यूरीन था। पिरिमिडीन ने क्या किया कि इसने गद्दारी की ना, ये इधर आई, ऊपर नीचे होने चाहिए थे, इधर आई। इसने कहा बेटा अब तू भाग के दिखा, अब जहां है तुझे वहीं कैद करेंगे, अब तू भाग के दिखा, क्योंकि पिरिमिडीन है ये, पिरिमिडीन तो काट देगा। तो इसने क्या किया, अब तू भाग के दिखा, तुझे यहीं कैद करेंगे। इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाया। बेटा अब जा, अब किधर जाएगी? ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है। तो प्यूरीन ने, एडेनिन ने तो सिर्फ रिप्लेसमेंट किया, उसको सबक सिखाया कि देख अब तू वापस नहीं आ सकती। तो ये वो वैसा वाला लवर है, प्यूरीन, एडेनिन वैसा वाला लवर है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद, अपनी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद नई गर्लफ्रेंड यहाँ पे बनाई है, लेकिन उसको कोई हार्म नहीं किया। ठीक है, और इसको प्रोटेक्ट कर लिया, अब तू मत जाइयो। लेकिन यूरेसिल ऐसा है, अच्छा बच्चू अब तू आगे भी नहीं जा पाएगी, पीछे भी नहीं आ पाएगी, ना ये नया बॉयफ्रेंड इसका बनने देगा, ना वापस इसको आने देगा। तो उसने दोनों तरफ क्या कर लिया? डबल बॉन्ड O, और आगे भी डबल बॉन्ड O। नाउ दिस इज योर यूरेसिल। क्या लिख दूं? यूरेसिल। इसी को जोड़ दो शुगर के साथ, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। वो सेम चीज है, सेम पोजिशन पर आएगा। न्यूक्लियोटाइड टॉपिक हमारा हो चुका है खत्म। ठीक है, यस मैम। अब आगे चलते हैं। अब क्या टॉपिक आया जिसको मैम ने कवर कर दिया है स्माइली बना के। अब हम पढ़ने वाले हैं शुगर। शुगर छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा आपको करना नहीं है। वैसे तो हम पहले बहुत करा देते थे, क्योंकि नीट पहले एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था, लेकिन अब नीट क्या है? कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। क्या है नीट हमारा? कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। तो अब हमें देखो ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन और इन डेप्थ। अब ये नहीं कि एनसीईआरटी लेके रीड कर ली, रट ली, पूरी रट ली है, नीट एनसीईआरटी बेस्ड है। नो, मैं आपको बार बार रिमाइंड करवाती हूँ, एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझो, वो एक एक लाइन की डेप्थ को समझता है। अभी बेटा एक बात बताओ, चलो वो मैं आगे आपसे बात करूंगी, सिंपल सी बात है, अभी हम आगे पढ़ाई कर लेते हैं। शुगर, व्हाट इज शुगर? शुगर को हम कहते हैं सैकराइड या फिर कार्बोहाइड्रेट का यूनिट। मतलब क्या कह रहे हो मैं? क्या क्या बोल दिया आपने? शुगर से आपके माइंड में क्या वर्ड आता है? ग्लूकोज इज अ शुगर, फ्रक्टोज इज अ शुगर। तो शुगर से आपके माइंड में सबसे पहला शुगर आते ही आपको ब्लड शुगर यानी क्या याद आ जाता है? ग्लूकोज याद आ जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज तो हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? ग्लूकोज इज C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज है। तो ये तो ग्लूकोज है ना। क्या ग्लूकोज ही सिर्फ शुगर है? नहीं, फ्रक्टोज भी शुगर है। अभी हमने पढ़ा पेंटोज शुगर में राइबोज भी हमारा शुगर है। तो शुगर है क्या? तो हम कह रहे हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू शुगर। व्हाट इज शुगर? हाइड्रेट ऑफ कार्बन
इज शुगर। शुगर इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन, यानी कार्बन पे वाटर को जोड़ दो, हाइड्रेट कर दो, कार्बन को पानी पिला दो। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, C और H लिख देती हूँ। क्या है, पहले तो इसको वो कर दे, गोले में डाल दे, ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी चाहिए। हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज योर शुगर। फिर हम कह रहे हैं यानी कि C प्लस H2O इज इक्वल्स टू शुगर। कार्बन को पानी पिला दो, बन गया वो शुगर। अब हम कह रहे हैं जितना कार्बन लो उतना ही फिर आप वाटर भी लो, हर कार्बन एक वाटर मॉलिक्यूल को पी रहा है। तो हमने कहा अगर मैं कह रही हूँ ये N है तो ये भी क्या है, N है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, कार्बन शुगर का फॉर्मूला CnH2nOn। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर शुगर। जो भी मॉलिक्यूल इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है कि जितना कार्बन उतना ही ऑक्सीजन एंड डबल द अमाउंट ऑफ H, दैट इज योर शुगर। कोई भी ऐसी चीज दिखे जिसमें कार्बन ऑक्सीजन सेम है एंड हाइड्रोजन एग्जैक्टली डबल, दैट इज योर शुगर, दैट इज योर शुगर। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। नाउ अगर कार्बन आपका 5 है तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा 10 और ऑक्सीजन हो जाएगा 5, और 5 कार्बन वाले शुगर को क्या बोलेंगे, पेंटोज शुगर बोलेंगे। तो हम कह देते हैं N अगर 5 है, अगर N 5 है तो कैसा शुगर है, पेंटोज शुगर है। और पेंटोज शुगर कहाँ कहाँ मिलता है मैम, पेंटोज शुगर हमारे RNA में मिलता है, पेंटोज शुगर हमारे DNA में मिलता है। अगर N का नंबर 6 है तो ऐसे शुगर को हम बोलते हैं हेक्सोज शुगर। क्या बोलते हैं, हेक्सोज शुगर। अच्छा, DNA और RNA में जो बेटा आपका पेंटोज शुगर है उसका नाम क्या है, तो हमने कहा RNA का शुगर इज राइबोज शुगर, अभी पढ़ा था। DNA का शुगर इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये तो एक बात हो गई जिसका स्ट्रक्चर अभी हम दोबारा देखेंगे। अगर N का नंबर बच्चों 6 है, अगर N का नंबर 6 है तो वो क्या है हमारा, दैट इज हेक्सोज शुगर। अब अगर हेक्सोज शुगर है तो बहुत सारे हैं, ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है। ठीक है, तो आप 3 याद रख लो, बाकी केमिस्ट्री में पढ़ना, हम तो अपनी NCERT फॉलो करेंगे। तो हेक्सोज शुगर में क्या क्या आ जाएगा, हेक्सोज शुगर हमारा आ जाएगा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, लेकिन आपकी बुक में नहीं है तो आप ये 3 शुगर याद रखो, क्योंकि ग्लूकोज तो मेन याद रखना ही है, इस चैप्टर में बात की है, फ्रक्टोज की भी इस चैप्टर में बात की है, गैलेक्टोज की भी इस चैप्टर में बात की है, वरना लैक्टोपेरॉन में बनाते हैं हम ग्लूकोज गैलेक्टोज को जोड़ के। ठीक है, लैक्टोज बनता है ना, तो ये हो गया हमारा। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, C5H10O5, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, C6H12O6। तो हमें NCERT के हिसाब से एक पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर याद कर लेना है और एक हमें हेक्सोज शुगर का याद करना है। तो NCERT किसकी बात कर रही है, एक NCERT ने बात की है, सिर्फ NCERT, और वो भी डेप्थ में, एक लाइन नहीं छोड़ सकते हो। प्रीवियस क्लास में याद करो हमने क्या पढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, एक कमर, दूसरा डब्बा, अल्कोहल की नींव, डब्बा, टाटा स्काई, तो वो भी याद रखना है आपको। तो ये क्या है हमारा, एक NCERT बोल रही है ग्लूकोज शुगर को बच्चों याद कर लो, और एक NCERT बोल रही है राइबोज शुगर को बच्चों याद कर लो। और राइबोज अगर याद होगा, एक ऑक्सीजन को हटा दो, डीऑक्सी राइबोज भी याद हो जाएगा। ठीक है, और अभी मैम आपको बता देंगे ग्लूकोज अगर आपने याद कर लिया तो बाकी तीनों मैं बना दूंगी, इसी में बना दूंगी, फ्रक्टोज भी, गैलेक्टोज भी, मैनोज भी बन जाता, बट मैनोज है ही नहीं। सिमिलरली तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। मैम पानी पियेंगे, पहले पॉज कर देती हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। तो अब हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, 6 कार्बन है। अच्छा, कोई भी शुगर हो सकता है ना बेटा, शुगर आपके, ये क्या बना हुआ है, शुगर ना 2 फॉर्म में रह सकता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको प्रॉपरली ना केमिस्ट्री के हिसाब से बायोमॉलिक्यूल पढ़ना है, जिसमें सारे स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग, मैं ऐसे बता दूंगी स्ट्रक्चर सारे कि दोबारा याद ही नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर भी समझ जाओगे। तो इफ़ यू वांट, जितना मैं बता रही हूँ ना इस चैप्टर में, मैं आपको बायोलॉजी के NCERT के हिसाब से बायोलॉजी के लिए बायोमॉलिक्यूल को प्रिपेयर कर रही हूँ। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट कि मैम केमिस्ट्री के हिसाब से भी करवा दो, तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना, मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी जिसमें सारे स्ट्रक्चर आपको मैं केमिस्ट्री के हिसाब से समझा के याद करवा दूंगी।
वरना आपका केमिस्ट्री वाले टीचर तो करवाएंगे ही करवाएंगे। फॉर माई बायोलॉजी सेक्शन दिस इज सफिशियंट, ठीक है। तो शुगर जो बेटा है ना आपका 6 कार्बन या 5 कार्बन कोई भी शुगर, वो 2 स्ट्रक्चर में रह सकता है, या वो स्ट्रेट चेन में रहेगा या वो सर्कल यानी रिंग में रहेगा। तो हमारी एनसीईआरटी स्ट्रेट चेन की बात नहीं कर रही है, सीधा वो रिंग की बात कर रहे हैं। तो हम स्ट्रेट चेन की बात नहीं करेंगे, केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। तो शुगर हमारे रिंग में अगर है तो 2 टाइप के रिंग्स हो सकते हैं। शुगर कैन हैव पाइरैन रिंग, ये भी एनसीईआरटी में बायो की नहीं है, ये आपके केमिस्ट्री के हैं। पाइरैन रिंग एंड फ्यूरैन रिंग, पाइरैन रिंग एंड फ्यूरैन रिंग, ठीक है। तो ये अभी आप छोड़ सकते हो, बस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो बेटा, इसका रिंग अलग सा लग रहा है आपको, इसका रिंग अलग लग रहा है, दोनों शुगर है। तो वही एक आपका दिखाया गया है, ग्लूकोज को पाइरैन रिंग दिखाया है और राइबोज को फ्यूरैन रिंग दिखाया है, ठीक है। 2 टाइप के रिंग्स हो सकते हैं। पाइरैन रिंग होता है ना, वो ऐसा होता है, पाइरैन रिंग ऐसा होता है, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग है, देखो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। लेकिन एक पोजीशन पे 6 मेंबर्ड रिंग के एक पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यानी कार्बन 5 पोजीशन पे है, ऑक्सीजन 1, मतलब टोटल के। तो इस रिंग में कितने हैं टोटल? टोटल हमने कहा 6 पोजीशंस हैं, 6 पोजीशंस हैं इस रिंग में, लेकिन 5 पोजीशन तो कार्बन ने ली है और 1 पोजीशन ऑक्सीजन ने ले ली है। फ्यूरैन रिंग ऑन द अदर हैंड 5 पोजीशन ऑफर कर रहा है, देखो 1 2 3 4 और 5 तो ऑक्सीजन ने ले ली है। तो कितने पोजीशन ऑफर कर रहा है? इट इज ऑफरिंग 5 पोजीशन, 5 पोजीशन ऑफर कर रहा है, जिसमें से कि 4 पोजीशन तो कार्बन को दे रहा है और 1 पोजीशन ऑक्सीजन को दे रहा है। तो ये 2 टाइप के रिंग्स हमारे हो सकते हैं। अब ग्लूकोज किस रिंग में है? आपको साफ दिख रहा है, पाइरैन रिंग में है, और राइबोज किस में है? फ्यूरैन रिंग में है, ठीक है। तो ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज में पहले आप बना दो पाइरैन रिंग। कितने पोजीशन बनाओगे ग्लूकोज में? 6 पोजीशन वाला बना दो। ऐसे याद रखो ना, ग्लूकोज जो है उसके रिंग में 6 पोजीशन है, क्योंकि ग्लूकोज के कार्बन 6 है, और जो राइबोज है उसके रिंग में 5 पोजीशन है, क्योंकि उसके पास 5 कार्बन है, ठीक है। लेकिन एक एक पोजीशन किसने जबरदस्ती ले ली है? ऑक्सीजन ने ले ली है। तो अब ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, लेकिन ग्लूकोज में तो 6 कार्बन है, तो एक कार्बन को मजबूरन बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है। पहले कार्बन ही बना देते हैं, कार्बन को बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है। अब हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक H ग्रुप है। हर एक कार्बन के पास बेटा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना जरूरी है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो हर कार्बन के पास है, ठीक है, और एक H ग्रुप है, तभी तो बना H2O। हर कार्बन के पास क्या है? एक वाटर है ना, अभी मैम ने स्टार्ट किया था, एवरी कार्बन हैज अ वाटर। सबको हमने पानी पिलाया है। अब सबको अगर पानी पिलाया है तो हर कार्बन को क्या दोगे आप? एक OH दोगे और एक H दोगे, तभी तो वाटर बनेगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट कार्बन से। फर्स्ट कार्बन को हम देंगे एक OH और एक H, ठीक है। तो हम बोलते हैं नीचे OH रख देते हैं, भारी है ना, फर्स्ट से शुरू करोगे, भारी है ना OH, तो OH नीचे आ गया, H ऊपर चला गया। फर्स्ट कार्बन की बात कर रही हूं मैं। उसके बाद बेटा ऑल्टरनेट करोगे, यहाँ OH नीचे है तो यहाँ OH ऊपर है, फिर यहाँ कहाँ है? नीचे है, यहाँ कहाँ है? OH ऊपर है, फिर यहाँ कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा OH, ठीक है। पहले आपने पहले कार्बन पे OH कहाँ लगाया? नीचे लगाया, फिर उल्टा किया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और अब क्या लगाओगे? H लगाओगे। तो यहाँ मैंने H लगा दिया, इसके यहाँ H है, इसके यहाँ H है, इसके यहाँ H है। अब इस कार्बन को देखो बेटा, इस वाले कार्बन को, इसको भी तो एक वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, तो CH2OH, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? CH2OH, क्योंकि इसकी वैलेंसी फिनिश नहीं होती। इसको जब हमने वाटर पिलाया तो इसकी एक वैलेंसी खाली रह गई, तो हमने इसको एक और H दे दिया, ठीक है। दिस इज योर ग्लूकोज, दिस इज योर ग्लूकोज। और ऐसे ग्लूकोज को हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज इसलिए बेटा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आपने OH नीचे रखा है। यही अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे OH को ऊपर कर देते हो और H को नीचे कर देते हो, तो उस केस में बन जाएगा ये बीटा ग्लूकोज। लेकिन हमारे बॉडी में मोस्टली ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में रहता है, यानी फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे, तो हमारा क्या है? अल्फा ग्लूकोज। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्योंकि OH नीचे है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा OH नीचे है, तो अल्फा ग्लूकोज है। फर्स्ट पोजीशन पे अगर OH ऊपर है तो बीटा ग्लूकोज है।
यस, वेरी सिंपल। बायोमोलिक्यूल एकदम सिंपल फॉर्म में समझ के करो, कुछ नहीं रटना, कुछ भी नहीं रटना, ठीक है। अब राइबोज बनाते हैं। राइबोज तो बना देंगे, जगह तो छोड़ी नहीं है मैम ने, कहाँ राइबोज बनाएंगी, कहाँ बनाऊंगी राइबोज? भगवान है कहाँ? छोटू छोटू बना दूं? चलो, कौन से रिंग में है राइबोज? फ्यूरान रिंग में है। तो फ्यूरान रिंग के लिए पहले तो आपने ऑक्सीजन यहाँ रखा और ये बना दिया फ्यूरान रिंग, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, इसका भी फिफ्थ कार्बन आपने बाहर कर दिया, ठीक है। सबको OH वही पिलाना है, नीचे भी यहाँ क्या रखो, इसके बेटा दोनों तरफ यहाँ OH रखो, ठीक है। हम DNA का बना रहे हैं, हर जगह नीचे क्या कर दो, OH कर दो, ठीक है। तो यहाँ H हो गया और यहाँ पे CH2OH, जैसे इसके बाहर था वैसे ही इसके बाहर है। लेकिन क्या डिफरेंस है बेटा, ये आपने राइबोज शुगर बनाया ना, तो CH2OH उसका भी बाहर है, इसका भी बाहर निकला हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ कार्बन है। सबको वाटर पिलाओगे तो जैसे इसमें भी फर्स्ट में कहाँ था, OH नीचे H ऊपर, अल्फा ग्लूकोज में इसमें भी OH ऊपर नीचे H ऊपर, लेकिन इसमें ऑल्टरनेट नहीं कर रहे हो, दोनों के बेस पे आपने OH लिख दिया है, ठीक है। ये आपका राइबोज शुगर है। इसी से अगर आप सेकंड पोजीशन से, ये कौन सा शुगर है बेटा, दिस इज योर राइबोज शुगर। कैसा शुगर है ये, राइबोज शुगर है। इसी के आप सेकंड पोजीशन से रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम सेकंड पोजीशन, डीऑक्सीराइबोज, रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम सेकंड पोजीशन, फ्रॉम सेकंड पोजीशन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज, यानी DNA का शुगर। डन डन, ये टॉपिक हमारा हो गया। अब हमने बेटा सारे मोनोमर्स पढ़ लिए। प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। अच्छा, रिकैप दे देती हूँ। हमारी बॉडी में मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, जो जब हमने लिवर को ग्राइंड किया था, याद करो, ग्राइंड किया था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, फिल्टर पेपर से पास किया था, तो एक ऊपर आ गया था जो एसिड सॉल्युबल नहीं, और बड़ी चीज़ें थी वो ऊपर आ गई थी, रिटेन हो गई थी, बच गई थी। जैसे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रिटेन हो रहा होगा तो बच रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ें बड़ी बड़ी थी वो फिल्टर पेपर में ही रिटेन हो गई, रिटेंटेट, और जो फिल्टर होके चली गई नीचे फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट में एसिड सॉल्युबल पूल था और छोटे मॉलिक्यूल्स थे, क्योंकि वो फिल्टर पेपर से क्रॉस हो गए, और रिटेंटेट में बड़े मॉलिक्यूल थे, यानी एसिड इनसॉल्युबल पूल था। अब मैक्रो मॉलिक्यूल किस में आया, एसिड इनसॉल्युबल पूल में, मैक्रो मॉलिक्यूल। और माइक्रो मॉलिक्यूल किस में गया, नीचे गया, एसिड सॉल्युबल पूल में फिल्ट्रेट होके। तो मैक्रो मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, हमने कहा मैक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीन है, मैक्रो मॉलिक्यूल DNA RNA यानी न्यूक्लिक एसिड है, मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब है, ये तो हमने एक एक शुगर पढ़ा है ना बेटा, ग्लूकोज, राइबोज, ये सब तो एक एक शुगर पढ़ा है। बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनता है। बहुत सारे ग्लूकोज अगर प्लांट में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, स्टार्च बन रहा है। तो ये जो ग्लूकोज है ये तो एक छोटा सा है, तो लेकिन अगर ये बहुत सारा जुड़ जाएगा तो ग्लाइकोजन बनेगा। तो पॉलीसेकेराइड, क्योंकि शुगर का दूसरा नाम होता है सेकेराइड, सेकेराइड। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ा था हमने एक ही एक मॉलिक्यूल ना, मोनोसेकेराइड। यही अगर सारे जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीसेकेराइड। तो खुद सोचो, पॉलीसेकेराइड तो ऊपर ही रहेगा ना, मोनोसेकेराइड नीचे आ जाएगा। तो पॉलीसेकेराइड मैक्रोमोलिक्यूल में ऊपर वाले में था, प्रोटीन ऊपर वाले में था, न्यूक्लिक एसिड ऊपर वाले में था, और लिपिड, चार चीजें ऊपर रह गई थी रिटेंटेट में, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड योर लिपिड। फिर हमने कहा था कि लिपिड का साइज तो छोटा था, किसी वजह से वो ऊपर रह गया था, वो आगे फिर से देख लेंगे। तो हमने ये जो चार चीजें जिन जिन चीजों से बनती है, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड से बनती है, पढ़ लिया, DNA RNA हमारे न्यूक्लियोटाइड से बनता है, पढ़ लिया, पॉलीसेकेराइड हमारे मोनोसेकेराइड से बनता है, पढ़ लिया, लिपिड तो हमने कंप्लीटली पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं मेटाबोलाइट्स पे, यही बताना मैं आपको चाहती थी ना। मेटाबोलाइट क्या है, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं वो सब मेटाबोलाइट है। प्रोटीन मेटाबोलाइट है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइट है, न्यूक्लिक एसिड मेटाबोलाइट है, लिपिड मेटाबोलाइट है, सब मेटाबोलाइट है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस आर मेटाबॉलिज्म, टूटने के रिएक्शन को कैटाबॉलिज्म कहते हैं, जुड़ने के रिएक्शन को एनाबॉलिज्म कहते हैं, वो सेपरेट चीज़ है। अब बायोमोलिक्यूल के टॉपिक से हट भी गया आपका। तो बेसिकली जो भी चीज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट है सब मेटाबोलाइट्स हैं। अब मेटाबोलाइट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है।
ठीक है। एक है प्राइमरी मेटाबोलाइट यानी 1 डिग्री मेटाबोलाइट, एक है हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट यानी 1 डिग्री मेटाबोलाइट, एक है सेकेंडरी मेटाबोलाइट यानी 2 डिग्री मेटाबोलाइट। व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट? ऐसी चीजें हमारी बॉडी में जिसका हमें डिफाइंड फंक्शन पता है, हमें पता है इसका क्या फंक्शन है, और उस मेटाबोलाइट के एब्सेंस से हमारी बॉडी का मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन खराब हो जाएगा, यानी हमारी बॉडी में काम नहीं हो पाएगा। यानी दोज मेटाबोलाइट्स हुज फंक्शन वी नो डेफिनेटली एंड विच आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, यानी फिजियोलॉजी में हमारी उसका इंपॉर्टेंस है, वो है हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट। फंक्शन वेल नोन एंड इज, या फिर आर लिखेंगे ना, बहुत सारे हैं, एंड आर इन्वॉल्व्ड इन फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट यानी जिसकी बॉडी में प्रेजेंट है, यानी हम होस्ट है और हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है वो काम कर रही है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो है जिसका हमें ये नहीं पता कि हमारी बॉडी में है तो सही, लेकिन हमारी बॉडी में उसका फिजियोलॉजी में कोई ज्यादा रोल नहीं है, या तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी में उसका रोल फिजियोलॉजी में नहीं है, यानी वो हमारी बॉडी के लिए बहुत वाइटल रोल प्ले नहीं कर रहे, उसके एब्सेंस से भी हमारी बॉडी के मेन फंक्शंस खराब नहीं होंगे। दे आर योर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। not participating in physiology of host, physiology of, किसके फिजियोलॉजी में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? होस्ट के फिजियोलॉजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी और ऑर्गेनिज्म को ये हेल्प कर सकते हैं, यानी ये ह्यूमन वेलफेयर में काम कर रहे हैं। किसी अपनी बॉडी में क्या फंक्शन है नहीं पता, बट कोई और इनका फायदा उठा रहा है, किसी और की बॉडी, किसी और उन चीजों का कोई और फायदा उठा सकता है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ऐसी क्या बातें करो, ऐसी कौन सी चीज हमारी बॉडी में है मैम जो हमारे काम की नहीं है लेकिन कोई और हमारा फायदा उठा सकता है? दिल बेटा, दिल। एनीवे, मजाक था ये। तो हमारी बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ह्यूमंस ऐसे हैं, हम एनिमल्स ऐसे हैं कि हम मतलबी हैं। हम जो बॉडी में रखते हैं वो हम अपने बॉडी के काम में ले लेते हैं। हम ऐसी कोई चीज़ नहीं रखते हैं अपनी बॉडी में जो हम किसी और के काम में आने दें, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर एब्सेंट इन एनिमल्स। यहाँ लिख दूं मैं, एब्सेंट इन एनिमल्स, एब्सेंट इन एनिमल्स। लेकिन प्लांट तो सोचो, प्लांट सोचो, दे आर वेरी परोपकारी। वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो उनकी बॉडी में इतना वाइटल रोल प्ले नहीं करता, हमारे बहुत काम आता है, जैसे रबर, जैसे गम, दिल का गम नहीं, चिपकने वाला गम, ठीक है। रबर, गम, पिगमेंट्स, सेंट, ऑयल्स, ड्रग्स मतलब गांजा, वो चरस नहीं, ड्रग जो हमारे दवाई काम आएगा, वो सारी चीज़ें। तो यस, प्लांट्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट है। क्या सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है? नहीं बेटा, एनिमल्स ही सबसे खराब है, मतलब ये है। फंजाई में भी प्रेजेंट है, माइक्रोब्स में भी प्रेजेंट है, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या लिख दें? प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई, माइक्रोब्स, यस, ये है हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मैंने एग्जांपल बता दिया, बाकी टेबल याद ही करना है हमें। गम है, रबर है, पिगमेंट्स हैं, सेंट हैं, ऑयल्स हैं, लेक्टिन्स हैं, टर्पीन्स हैं, ड्रग्स हैं, ठीक है। तो एल्केलॉइड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या क्या है और कहाँ प्रेजेंट है, बताएंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। लेकिन ये तो बेटा सबकी बॉडी में होगा ना, क्योंकि ये तो फिजियोलॉजी में काम आ रहा है, तो ये तो सब में प्रेजेंट होगा। तो मैं लिख दूँ, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यस, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते, तो सब में अभी 4 तो पढ़ा, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड,
इसका तो रोल हमारी प्रोटीन के बिना हमारी बॉडी चल ही नहीं सकती। एंजाइम्स आर प्रोटीन, हार्मोन्स आर प्रोटीन, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स आर प्रोटीन, मसल में एक्टिन मायोसिन आर प्रोटीन, कुछ नहीं चलेगा प्रोटीन के बिना, ठीक है। देन कार्बोहाइड्रेट, अरे कार्बोहाइड्रेट से तो एनर्जी ले रहे हैं, ग्लूकोज से तो एनर्जी ले रहे हो, कैसे काम चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। न्यूक्लिक एसिड बेटा जेनेटिक मटेरियल है, ब्लूप्रिंट है, हटा दो बॉडी खत्म, नहीं चलेगा। लिपिड, अरे लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है, लिपिड से बना है, लिपिड से कैसे काम चल जाएगा। गुड कोलेस्ट्रॉल भी हमारे, बहुत सारे विटामिन हमारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, है ना, विटामिन, तो काम है इसका। तो लिख दूं मैं यहाँ पे क्या क्या है हमारे मैक्रो, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट, प्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, दीज आर योर। अच्छा मैंने इसके आगे कोई स्लाइड रखी है क्या, प्रोटीन को अलग से पढ़ाना सीधा शुरू कर दिया है, मैं बेवकूफ़, मेरे को एक और स्लाइड बनानी थी, कोई बात नहीं। ओके, सो नाउ आई एम सेइंग कि अब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट के ये टेबल को हमें याद करना है, ठीक है। तो फंक्शन बता दूंगी, याद तो करना ही पड़ेगा आपको, फंक्शन बता दूंगी तो इजीली आप कॉन्सेप्ट में उसको याद कर लोगे। अब एक बहुत बड़ी ब्लंडर किया है एनसीईआरटी ने, वो मैं भी आपको यहाँ बताऊंगी, लेकिन अब एनसीईआरटी जो कह रही है वही हमारा ग्रंथ है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पिगमेंट्स मैम ने बोला था। पिगमेंट्स, पिगमेंट्स का एग्जांपल वो कह रहे प्लांट से आपको याद रहना चाहिए, कैरोटेनॉइड एंड एंथोसाइनिन, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। सीए, पिगमेंट में सीए याद करना पड़ेगा, सारी चीज़ें का ट्रिक नहीं बन सकता। पिगमेंट से क्या होता है यार, हमारे पिगमेंट से कलर मिलता है ना, डाई वाई में यूज हो जाता है पिगमेंट, यूसेज सबका बताऊंगी। एल्केलॉइड, एल्केलॉइड हमारा कोडीन है, कोडीन बेटा कफ सिरप में यूज होता है, कफ सिरप, कफ सिरप में क्या होता है हमारे, कोडीन, इससे नींद आती है, कफ सिरप में होता है। मॉर्फिन है, ये भी ड्रग है, कफ सिरप एक ड्रग हो गया ना, दवाई, जो ड्रग क्या होती है, जो दवाई हमें ठीक करती है, तो कोडीन हमारे कफ सिरप में प्रेजेंट होता है। कोडीन किस में प्रेजेंट है, कोडीन मैम प्रेजेंट है कफ सिरप में, कफ सिरप में। मॉर्फिन, मॉर्फिन, मॉर्फिन तो मैम ड्रग है, मॉर्फिन तो ड्रग है, लेकिन इसको, ये पेन किलर है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ सर्जरी के बाद, जब कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी करते हैं ना, रेडिएशन थेरेपी करते हैं, जलाते हैं उनके ट्यूमर को, बहुत दर्द होता है, उस टाइम मॉर्फिन दिया जाता है उनके पेन को हटाने के लिए। तो मॉर्फिन हम पढ़ेंगे 12th क्लास में ड्रग्स वाले में। ये क्या है बच्चों, दिस इज पेन किलर, और दोनों ही क्या है यार, ये पेन दिख नहीं रहा शायद आपको, दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारे एल्केलॉइड्स हैं, ठीक है। एक और एल्केलॉइड है जो यहाँ नहीं लिखा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लिखा है कोकेन, कोकेन, कोका एल्केलॉइड, वो भी एल्केलॉइड है, ठीक है। चलो, टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पीन्स एंड डायाटर्पीन्स। अब ये हमारी बॉडी में बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म में, ये भी हमारे डॉक्टर्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट टर्पीन्स का भी यूज़ हमारा आता है। किस में यूज़ होता था टर्पीन, तो हम कह रहे हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये भी यूज़ हो जाता है। एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल इन्होंने यहाँ पे लिखा है, लेमन ग्रास ऑयल यार अरोमा क्रिएट करता है ना, आप होटल्स में जाते हो, सैलॉन्स में जाते हो कहीं, तो कहीं कहीं पे बड़े अच्छा एरोमा मिलता है, डिफ्यूजर्स में ऊपर लेमन ग्रास ऑयल डाल देते हैं। पिंपल ठीक करने के लिए टी ट्री ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, ये सब यूज़ होता है, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक कह लो, फ्रेग्रेंस कह लो, जो भी कह लो। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स को तो आप दो वर्ड, देखो बेटा, पिगमेंट्स तो आपको याद ही रहता है जनरली, कैरोटेनॉइड इतनी बार पढ़ते हो, एंथोसाइनिन पढ़ते हो, एल्केलॉइड में मॉर्फिन याद रखोगे, कोडीन ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, टर्पेनॉइड्स में तो आपने मोनो और डाई आगे लगा दिया है। एसेंशियल ऑयल बच्चों को याद रहता है, लेमन ग्रास ऑयल, टी ट्री ऑयल। टॉक्सिन, अब रिन, रिन आपका क्या होता है, रिन की सफेदी, तो अब रिन से रिंस कर दो, अब रिन से रिंस कर दो अपने कपड़ों को, रिंस मतलब धोना ना, मशीन में रिंस करते हो, तो किससे रिंस करोगे, किससे रिंस करोगे, रिन से, रिन बार से, रिन पार आता है, भीम बार नहीं, रिन बार। अब रिन से रिंस कर दो, तो क्या क्या है इसका, एबरिन और रिसिन, रिंस कर दिया। तो टॉक्सिन में क्या है, टॉक्सिन, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, इंसान बहुत टॉक्सिक होते हैं वैसे आजकल, इंसान काफ़ी टॉक्सिक होने लगे हैं, लेकिन आपको उनसे बच के रहना है, उनको धो दो या तो उनकी सफाई कर दो। अब रिन
अब रिंस कर दो टॉक्सिन को। रिसिन एंड अबरिन आर योर टॉक्सिन्स। अब ये टॉक्सिन्स का क्या यूज़ है मैम? टॉक्सिन को क्या यूज़ है? जहर तो बनाओगे, पॉइजन तो बनाओगे, रैट को मारने के लिए बनाओगे, ये टॉक्सिन्स होते हैं। तो जहर बनता है इससे। इंसेक्टिसाइड्स में काम आ जाता है, ये पेस्टिसाइड्स में काम आ जाता है, रोडेंटिसाइड्स में काम आ जाता है। अच्छा, एक मूवी आई थी मॉम मूवी करके, मॉम थी ना, हाँ मॉम मूवी आई थी। अभी बताए कहाँ मैम, ये कहाँ मिलता है जहर कहाँ मिलता है? कौन से प्लांट से जहर मिलता है? हम भी बनाएंगे। तो एप्पल के जो सीड्स होते हैं ना, एप्पल के सीड्स, उसमें होता है बेटा ये। तो एप्पल तो खाओ, सीड मत खाओ। मैम सीड खाएंगे तो मर जाएंगे, इतने कम कॉन्सेंट्रेशन में नहीं। तो एक मूवी आई थी मॉम मूवी। मॉम मूवी में इसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट का श्रीदेवी ने यूज किया था बदला लेने के लिए। तो एप्पल के जो सीड्स थे वो सारे एप्पल को काटती चलती थी, सीड्स निकालती जाती थी, इतने सारे सीड्स बनाए, मिक्सी में उसने सबको पीस के पाउडर बनाया। तो उसके पास बहुत सारा ये आ गया टॉक्सिन, एबरिन एंड रिसिन। और फिर उसने जिससे उसको बदला लेना था, उसके घर जाके उसके शेक में, प्रोटीन शेक किसी में, उस सारे पाउडर को मिला दिया। वो वापस आया, उसने पिया और वो टपक गया। ठीक है, तो ये एप्पल के सीड्स में है। लेक्टिन, कॉन्केवली सब याद कर लो बेटा। विन क्रिस्टीन, विन ब्लास्ट, करक्यूमिन यार हल्दी में होता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है ना, हमारे कितने काम आती है। करक्यूमिन हमारे हल्दी में होता है। विन ब्लास्टिन कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। अच्छा, पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम। अब सेल्यूलोज ये गलत लिखा है, क्योंकि सेल्यूलोज तो प्लांट को काम आता है ना। अब ये नहीं कह सकते हो कि सेल्यूलोज प्लांट के काम नहीं आता। सेल्यूलोज तो उसका सेल वॉल बना है यार। तो ये गलती से उन्होंने यहाँ लिखा, क्योंकि जिसका काम प्लांट को खुद भी है तो वो तो प्राइमरी मेटाबोलाइट है, सेकेंडरी नहीं है। इन सब के बिना प्लांट का काम चल जाएगा, हमारे काम आ रहा है ये। ठीक है, तो ये तो ह्यूमन वेलफेयर में काम आ रहा है, ह्यूमन वेलफेयर में काम आ रहा है। सेल्यूलोज उन्होंने गलत यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब मैम एक स्लाइड ऐड करेंगे क्योंकि एक टॉपिक अलग से कराना है। अब हम पढ़ेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है? यस, हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वो जो 2 सॉल्युबल पूल आए थे ना आपका, एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल, उसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग हम साइज के बेसिस पे कर लेंगे। आइडियली मैं वैसे तो फर्स्ट लेक्चर में ही करवा देती हूँ, बट आई थॉट दिस टाइम आई शुड गो विद द सीक्वेंस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? अब मैं लिखूंगी कि जो हमने ये चलो अब यही आ गया तो यही सही। ये जो बेटा हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, हमने क्या किया था, इसमें एक फनल लगा दिया था और कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जब हमने इसको फिल्टर किया था तो बड़े मॉलिक्यूल यहाँ आ गए थे, छोटे मॉलिक्यूल यहाँ चले गए थे। याद आ रहा है? फर्स्ट लेक्चर है ये। इसे हमने क्या बोल दिया था? इसे हमने बोल दिया था एसिड इनसॉल्युबल पूल। कौन सा एसिड यूज किया था? इनसॉल्युबल पूल। और इसे हमने क्या बोला था? एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल। यस, एसिड इनसॉल्युबल एंड एसिड सॉल्युबल पूल। अब साफ साफ समझ आ रहा है, या जो ऊपर है ये बड़े मॉलिक्यूल होंगे, तो क्या हम एसिड इनसॉल्युबल पूल को मैक्रो मॉलिक्यूल बोल दें? यस मैम, बोल देते हैं। चलो, मैक्रो मॉलिक्यूल। और क्या मैं एसिड सॉल्युबल पूल को छोटे मॉलिक्यूल यानी माइक्रो मॉलिक्यूल बोल दूं? यस मैम, इतना तो मैम समझ ही आ रहा है, बोल दो आप। फिर हमने कहा मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल में कौन सी 4 चीजें थी? तो हमें याद है, मैक्रो मॉलिक्यूल का पहले साइज देखते हैं, कितना साइज होगा। तो हमने कहा जो ऊपर है ना, इनका साइज शुड बी इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन। डाल्टन यूनिट है, 10,000 या उससे ज्यादा है तभी वो इस कंपोनेंट में आएगा, छोटा है तो फिर नहीं आएगा। तो क्या बोला मैंने? मैक्रोमोलिक्यूल का साइज का रेंज क्या है? साइज का रेंज है इन द रेंज ऑफ 10, के मतलब 1000, 10,000 डाल्टन और मोर, 10,000 डाल्टन और मोर। अब माइक्रोमोलिक्यूल का साइज क्या है? 18 साल के जब होते हैं तो एडल्ट हो जाते हैं, तो वहां से स्टार्ट करो। 18 साल से लेके 800
18 to 800। माइक्रोमोलिक्यूल का साइज क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल का साइज है 18 to 800 डाल्टन्स। 18 to 800 डाल्टन्स। ये किसका साइज है बेटा? ये हमारे माइक्रोमोलिक्यूल का साइज है। अब इधर क्या क्या है? इधर वी हैव, दिस साइड वी हैव प्रोटीन, यस, पॉलीसेकेराइड यानी ग्लाइकोजन सा पॉलीसेकेराइड ना, अगर एक शुगर है तो वो सेकेराइड है, मोनोसेकेराइड, लेकिन बहुत सारे जुड़ गए तो पॉलीसेकेराइड। न्यूक्लिक एसिड, यस, एंड nucleic acid and your lipid इधर क्या है? इन सब के मोनोमर्स, ये तो पॉलीमर्स है ना सारे, क्या है ये सब? पॉलीमर्स हैं। इन सब के मोनोमर्स इधर आ जाएंगे, यानी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का, इधर होगा। अमीनो एसिड मोनोमर है प्रोटीन का, इधर होगा। शुगर मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज, वो सब इधर हो जाएगा, मोनोमर्स हो जाएंगे। और वाटर, जितना भी सेल में वाटर है वो इधर आ जाएगा। मिनरल्स, वाइटामिन्स वगैरह सब, मिनरल्स, वाइटामिन्स, सेल में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इधर हमारे आ जाएंगी। ठीक है, तो मोनोमर लिख दिया। इसको हम पॉलीमर बोल सकते हैं, जितने भी हमारे पॉलीमर्स होंगे वो इधर आ जाएंगे। अब लिपिड एक एक्सेप्शन है। लिपिड इज नॉट अ ट्रू पॉलीमर, देयरफॉर इट इज नॉट अ ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल, देयरफॉर इट इज स्यूडो पॉलीमर या फिर फॉल्स मैक्रोमोलिक्यूल, स्यूडो मैक्रोमोलिक्यूल। अब मैम उसको लिखेंगे यहाँ पे। लिपिड इज नॉट ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल या फिर ट्रू पॉलीमर नहीं है, बट स्टिल वो किस फ्रैक्शन में गया है? वो ऊपर वाले फ्रैक्शन में चला गया है। तो हम इसको क्या बोल दे? स्यूडो मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों मैम ट्रू क्यों नहीं है? अबे उसका साइज ही 800 से कम है, 1000 से कम है, तो कैसे हो गया? साइज तो 10,000 के रेंज में होना चाहिए। तो हम क्या लिख दे इसमें? Its size is less than 1000 डाल्टन्स, या फिर 800 बेटर हो जाएगा, 800 डाल्टन्स। तो हम इसको क्या बोल देंगे? स्यूडो मैक्रोमोलिक्यूल, फॉल्स मैक्रोमोलिक्यूल, स्यूडो मैक्रो मॉलिक्यूल। जब मैं बोर्ड में क्लास में लिखती थी ना, ऐसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाती थी, तो मैं बीच में ऐसे मुड़ के देखती थी कोई बच्चा बात तो नहीं कर रहा, यहाँ वो ऑप्शन नहीं है। चलो जी, इसको हम बक्से में डाल देते हैं। दिस इज इन योर बॉक्स नाउ। आ रहा है मजा? समझ आ रहा है? सारी लाइव क्लास नहीं है, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में पूछती। सब समझ आ रहा है? यस। चलो, लेकिन ऐसा क्यों है? जब इसका साइज छोटा, मैं वैसे प्रीवियस क्लास में बता चुकी है, अब इसका साइज छोटा है, फिर भी ये क्यों आ गया हमारे अपर वाले फ्रैक्शन में? क्योंकि इसको बेटा वाटर से डर लगता है। लिपिड इज वाटर इनसॉल्युबल। अब जो चीज वाटर इनसॉल्युबल है वो एसिड में भी तो सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि एसिड और वाटर दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम कह रहे हैं लिपिड इज नॉन पोलर यानी वाटर रिपेलिंग, लिपिड इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लिपिड इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब नॉन पोलर है तो इसको डर लगता है वाटर से, तो जब इसको हमने एसिड में डाला ना, एसिड भी पोलर है तो ये डर गया। अब लिपिड के दो एंड्स होते हैं ना, लिपिड के दो एंड्स होते हैं। अगर बेटा मैंने ये लिपिड बना दिया तो एक इसका होता है नॉन पोलर एंड, एक होता है इसका पोलर एंड। तो ये लेट सपोज मैं कह रही हूँ ये हमारा पोलर एंड है। लेट सपोज आई एम सेइंग दिस इज पोलर एंड, वो मैं लिपिड के स्ट्रक्चर में मैंने अच्छे से बताया था, एंड दिस इज नॉन पोलर एंड। तो ये एक लिपिड है, ये छोटा मॉलिक्यूल है, ये फिल्टर पेपर से पास करके इसमें आ सकता है, लेकिन जब एसिड डालते हैं ना तो ये डर जाता है। तो अपने क्या करता है, ये पोलर एंड को बाहर कर लेता है और नॉन पोलर एंड को अंदर करके सारे जुड़ जाते हैं एक साथ ऐसे, ताकि इनके ढक जाएं। इनके जो नॉन पोलर एंड है वो बाहर की तरफ नहीं आए, एक्सपोज ना हो, जिनको डर लगता है। ऐसा बन गया।
ये सारे जुड़ जाते हैं एक साथ। तो अब ये क्या बन गया, एक फॉर्म का वेसिकल बन गया, एक गोल सा मॉलिक्यूल जो कि एक नहीं है, ये बहुत सारे लिपिड आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो इसने क्या बना लिया, इसने एक वेसिकल बना लिया और अब ये पास नहीं कर पाएगा। इट फॉर्म्स वेसिकल which does not cross filter paper, which does not cross filter paper, चलो जी डन हो गया। अब हम एक एक करके क्या पढ़ने वाले हैं, अब आगे अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा, पहले प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। आज हो सकता है सिर्फ प्रोटीन पढ़े, अगली क्लास में हम ये लिपिड तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हम प्रोटीन पढ़ लेंगे। अगली क्लास में टाइम कितना हो गया, 1.5 घंटे क्लास करूँगी। हाँ, आज हम प्रोटीन पढ़ लेंगे, और अगर हो पाए तो पॉलीसैकेराइड पढ़ लेंगे, और लिपिड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हम अगली क्लास में न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम, और आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और बात सुन लो, वैसे मैं इसका वो डाल दूंगी नोटिफिकेशन। एनिमल किंगडम का कल बेटा एनिमल किंगडम का लाइव सेशन में मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। अमेजिंग क्वेश्चंस हैं, 75 क्वेश्चन लेकर आऊंगी। छोटा सा सेशन होगा, सबको अटेंड करना है जिसने एनिमल किंगडम लेक्चर अटेंड अपना याद कर। एक सेकेंड बेटा, फोन है, कट गया। जिसने एनिमल किंगडम पढ़ा है, अच्छे से याद किया है, वो कल लाइव लेक्चर में 7 बजे होगा आपका लाइव। 75 क्वेश्चन मैम लेकर आई हैं, जिसने सारे आंसर सही दे दिए वो निश्चिंत रहो, एनिमल किंगडम आपका पैक्ड है। फिर बायोमोलिक्यूल का लेकर आऊंगी, तब तक बायोमोलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। एक सेकेंड, हेलो 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 हेलो, बड़े सारे फोन थे। अच्छा चलो जी बेटा, अब हम प्रोटीन पढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएगा मैम। यस यू आर राइट, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो प्रोटीन बनेगा। लेकिन प्रोटीन की पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं यार। प्रोटीन हमारी बॉडी में मेजॉरिटी चीजें बच्चों प्रोटीन है। वी शुड टेक प्रोटीन रिच डाइट। एंटीबायोटिक अभी यहाँ पे टेबल के हिसाब से ही देख लेते हैं। चलो, वैसे मैम ने बोला था कोलाजन, वी आर स्टार्टिंग विथ कोलाजन। कोलाजन बेटा एनिमल वर्ल्ड का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। यानी जितने भी एनिमल्स हैं, हम हो गए, कुत्ते हो गए, भैंस हो गए, बिल्ली हो गई, सब में सबसे अबंडेंट क्या है? कोलाजन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड इज कोलाजन। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो वो एनिमल वर्ल्ड में क्या है, पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं, एंड वो प्लांट वर्ल्ड में क्या है, दोनों वर्ल्ड में हम देखते हैं। तो एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है हमारा? कोलाजन है। इधर बेटा हमारा रूबिस्को है, इधर तो रूबिस्को, उस रूबिस्को बारे में बाद में पढ़ेंगे। कोलाजन, कोलाजन हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट है, बहुत सारे ब्लड वेसल में प्रेजेंट है, तो बहुत जगह प्रेजेंट है, बट मैम आपको एग्जांपल लेके बताएंगे स्किन के नीचे प्रेजेंट है। हम सब के टेंडन वेंडन सब है कोलाजन, वो हम पढ़ेंगे जब टाइम आएगा तो। बट इस टाइम पे याद रखो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन हमारे बॉडी में कोलाजन है। कोलाजन बेटा स्ट्रेंथ के लिए होता है, तो बोन्स में भी कोलाजन है। जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे कोलाजन होगा। स्किन के नीचे कोलाजन प्रेजेंट है, तो हमारी स्किन अभी टाइट है, आप सबकी स्किन अभी टाइट है। ठीक है, जैसे जैसे एज होती चलती है कोलाजन का फॉर्मेशन कम होने लगता है, जिसकी वजह से झुर्रियाँ आने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं, स्किन हमारी लूज होने लगती है, लटक जाती है हमारे यहाँ की स्किन सारी, फेस की सारी स्किन, एंड दैट इज एजिंग। तो आजकल तो बड़ा लोग कोलाजन सप्लीमेंट्स लेने लगे। आजकल कहाँ लोग बूढ़े हो रहे हैं, सब जवान चल रहे हैं, लोग बूढ़े ही नहीं हो रहे हैं। कभी इसका इंजेक्शन ले लिया, कभी उसका इंजेक्शन ले लिया, तो कोलाजन आपको स्किन को अंदर प्रेजेंट है। जैसे जैसे एज होगी कोलाजन कम होगा, रिंकल्स आपके
आने लगेंगे। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, तो क्या लिखा है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, सेल्स वेल्स के बीच में यानी आपके मैट्रिक्स में प्रेजेंट है और इसकी वजह से सारे सेल्स टाइट होकर एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही आपका ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का सब्सटेंस कोलाजन खत्म होगा, सेल लूज होने लगेंगे और आपकी स्किन लूज होने लगेगी। ठीक है, क्लियर है। ट्रिप्सिन, अब तो डाइजेशन चैप्टर हट चुका है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है। तो जो प्रोटीन को तोड़ते हैं एंजाइम, सारे एंजाइम एक को छोड़ के, राइबोजाइम, मोस्टली एंजाइम्स जो आपके हैं, बायोकैटलिस्ट, सब प्रोटीन है। हॉर्मोन्स बहुत सारे प्रोटीन है, एंडोक्राइन चैप्टर में हम देखेंगे, सारे नहीं, कुछ तो अमीनो एसिड है, कुछ फैट से बने हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हॉर्मोन्स भी आपके प्रोटीन या पेप्टाइड। एग्जाम्पल बोल रहे हैं वो इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन वैसे ना पेप्टाइड हार्मोन है। व्हाट इज पेप्टाइड मैम? जब प्रोटीन बनेगा बड़ा सा अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल, तो वो प्रोटीन है। अगर मैंने प्रोटीन के बनने के बाद थोड़े थोड़े अमीनो एसिड उसके काट दिए, ज़्यादा नहीं, एक दो हटा दिए, तो वो पेप्टाइड बन जाता है। तो इंसुलिन बनता तो प्रोटीन है, लेकिन बाद में उसके कुछ अमीनो एसिड को, कुछ चेन्स को हटा दिया जाता है, तो इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। एंटीबॉडीज 12th क्लास में, ये भी प्रोटीन है। तो आपका अगर डिफेंस, क्यों बोलते हैं बुखार हो तो दाल खाओ, अंडे खाओ, मतलब प्रोटीन रिच खाना खाओ, क्योंकि आपके एंटीबॉडीज भी प्रोटीन है। रिसेप्टर, स्मेल रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर, हार्मोन का रिसेप्टर, सब प्रोटीन है। ग्लूट4 बेटा वो रिसेप्टर है जिससे सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है। आपके सेल के अंदर बेटा ग्लूकोज जाएगा तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी। एटीपी किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। तो सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा तो एनर्जी मिलेगी। लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज कौन सा हार्मोन भेजता है? इंसुलिन भेजता है। तभी तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी में ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, क्योंकि वो ग्लूकोज सेल में नहीं जा पाता। इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज होता है, क्योंकि इंसुलिन वो हार्मोन है जो जब सेल्स के ऊपर बाइंड करता है ना, तो वो ग्लूकोज को अंदर भेज देता है। ठीक है, तो सोचो, रिसेप्टर, तो सेल के ऊपर रिसेप्टर है जिससे इंसुलिन बाइंड करता है। वो रिसेप्टर है आपका GLUT4, यानी इंसुलिन जब सेल्स के GLUT4 रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो ग्लूकोज अंदर जाता है। तो इंसुलिन खुद भी प्रोटीन है और वो रिसेप्टर खुद भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई तो डायबिटीज वो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका हम पूरा डेप्थ पढ़ेंगे। इंसुलिन की डेफिशिएंसी इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी विच इज डायबिटीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कोलाजन, प्लांट वर्ल्ड में रूबिस्को, राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अब प्रोटीन बना किससे है? प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से। तो यहाँ लिख देते हैं पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। क्या लिख दूं मैं? प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड का पॉलीमर है। ठीक है, यस मैम। अब अमीनो एसिड तो एक प्रोटीन में 20 टाइप्स के हो सकते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है अगर किसी प्रोटीन में लेट सपोज 51 अमीनो एसिड है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है। ठीक है, तो हमने कहा इंसुलिन के सारे अमीनो एसिड वैलीन ही थोड़ी होंगे। कोई वैलीन होगा, कोई ग्लूटामिक एसिड होगा, कोई ग्लाइसिन होगा, एलेनिन होगा, सीरीन होगा, ट्रिप्टोफैन होगा, टायरोसिन होगा, यानी सारे अमीनो एसिड एक ही नहीं होंगे प्रोटीन में। तो होमोपॉलीमर हुआ या हेट्रोपॉलीमर हुआ? हेट्रोपॉलीमर हुआ। तो यहाँ क्या लिख दूँ? हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, यस मैम। अब हमने बोला प्रोटीन बनता कहाँ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेटा। स्मूथ या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। साइट फॉर, यानी पहले यहाँ लिख दूं, नॉट ऑल अमीनो एसिड्स आर सेम, नॉट ऑल अमीनो एसिड्स in a protein are same. Not all amino acid in a protein are same, therefore heteropolymer. फिर हम कह रहे हैं बेटा एक अमीनो एसिड का आपको स्ट्रक्चर तो याद है। एक तरफ था COOH, दूसरी तरफ था NH2, इधर था R, वो कोई भी R हो सकता है, और इधर था हमारा H। लेट सपोज मैं कह रही हूँ ये एक अमीनो एसिड है। जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तभी तो प्रोटीन बनेगा। तो दूसरा अमीनो एसिड ले आते हैं। ये रहा दूसरा अमीनो एसिड COOH NH2, इसको मान लो R1 मान लो, तो ये R2 है, और इधर क्या आ जाएगा हमारा H। अब ये दो अमीनो एसिड है। अब ये जब पास आएंगे, मैम ने अभी बताया बॉन्ड बनने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल तो निकलेगा यार, उसके बिना नहीं बनेगा बॉन्ड। तो अब हम एक वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से हटा देते हैं। तो एक जगह से OH हटा दो,
एक जगह से H हटा दो, तो NH2 से क्या हटा दे, चलो NH2 से H हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ से OH हटा देते हैं, ठीक है। एक जगह से हमने H हटा दिया तो ये क्या बन गया, अरे मम्मा सॉरी बेटा, अलार्म लगाया था कि क्लास एंड करेंगे, दूसरी क्लास है, बट चलो 15 मिनट्स और देखते हैं। तो हमने कहा यहाँ हमने NH लिख दिया, एक H हटा दिया और इधर से OH हटा दिया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, क्या निकाल दिया हमने, H2O हमने निकाल दिया, H2O हमने बाहर निकाल दिया और 2 अमीनो एसिड जुड़ गए। इस बॉन्ड को क्या बोलोगे, इस बॉन्ड को बोलोगे पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही अब दूसरा अमीनो एसिड ले आओ, यहाँ का अगेन OH हटा दो, अगेन वहाँ का H हटा दो NH का, और ऐसे करके आपका बन जाएगा प्रोटीन, ठीक है। नाउ एक एक वाटर मॉलिक्यूल, तो अगर मैं कह रही हूँ 10 अमीनो एसिड का बना है एक प्रोटीन, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले होंगे, 9। 10 का बना है तो आपके बॉन्ड्स कितने पेप्टाइड बने, 9 बने। याद रखना 20 अमीनो एसिड का प्रोटीन है, वाटर मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन नीट में आया था ग्लाइकोजन को लेके, ठीक है। तो अगर 10 अमीनो एसिड का प्रोटीन है 9 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, 20 अमीनो एसिड का प्रोटीन है 19 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, यानी 19 पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ठीक है। तो कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड हो, कितने भी अमीनो एसिड का हो, लेट सपोज मैं कह रही हूँ ये बना रही हूँ, ये प्रोटीन है, ठीक है, ये मैंने अमीनो एसिड बनाया, तो ऑब्वियसली एक एंड पे हमारा हमेशा COOH रहेगा, एक एंड पे हमेशा क्या रहेगा, COOH रहेगा, और एक एंड पे हमेशा NH2 रहेगा। 2 एंड्स होंगे हमारे, एक एंड पे हमेशा NH2 रहेगा। अब वो क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं, लेट सपोज मैंने कहा ये वैलीन है, ये ल्यूसीन है, ये ग्लाइसिन है, ये एलेनिन है, ये सीरीन है और ये ट्रिप्टोफैन है। तो पूछ ऐसे बना देंगे, डायग्राम दे देंगे आपको क्वेश्चन में और पूछेंगे बताओ, और हो सकता है इसको उल्टा घुमा दिया, ये तो मैंने ऐसे रखा है, ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे भी इलोंगेट करके रख सकते हैं। एंड दे माइट आस्क यू कि पहला अमीनो एसिड कौन सा है और लास्ट अमीनो एसिड कौन सा है, या फोर्थ अमीनो एसिड कौन सा है। तो आप कहाँ से काउंट करोगे, कहाँ से काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6। अभी तो मैम ने ऐसे बनाया, अगर सीधा लिखा होता उल्टा घुमा देती। तो याद रखना एन टर्मिनल वाला हमेशा फर्स्ट अमीनो एसिड है, एन टर्मिनल वाला हमेशा फर्स्ट अमीनो एसिड है। तो हम यहाँ लिख दे एन टर्मिनल फर्स्ट अमीनो एसिड, एन टर्मिनल क्या है हमारा, फर्स्ट अमीनो एसिड। और सी टर्मिनल यहां लिख दे, सी टर्मिनल का कैसे भी डायग्राम बनाया हो, दैट इज ऑलवेज लास्ट अमीनो एसिड। और कई बार क्या करेगा वो एन और सी दिखेगा ही नहीं डायग्राम में, और ऐसे लिख देगा, ऐसे बना देगा, कोई एन नहीं लिखा, सीधा वैलीन सिस्टीन ऐसे 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 करके लिख देंगे। और फिर पूछेंगे कौन सा अमीनो एसिड फर्स्ट है कौन सा लास्ट है, तो क्या करोगे, फंस जाएंगे, नहीं। लेफ्ट साइड का फिर आप देखोगे, राइट पे आपके कोई क्या है, लेफ्ट के क्या है, तो लेफ्ट साइड वाला हमेशा होता है फर्स्ट अमीनो एसिड, अगर वैसे नहीं दिया हो सी, और राइट साइड वाला हमेशा होता है लास्ट अमीनो एसिड, ठीक है। तो NL, LN से याद रखो, LN क्या है आपका, एक इंस्टीट्यूट है, LN से याद रखो, LN नंबर 1, LN नंबर 1 अमीनो एसिड है, ठीक है। LN इज नंबर 1 अमीनो एसिड, यानी लेफ्ट हैंड एंड N टर्मिनल इज फर्स्ट अमीनो एसिड, तो उल्टा हो जाएगा, C एंड राइट साइड इज योर लास्ट अमीनो एसिड, ठीक है। यस मैम। अब ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का, प्रोटीन का कैसे बन रहा है ये। अब हम कह रहे हैं कि क्या प्रोटीन ऐसे ही लीनियर चेन की तरह रहता है, नहीं, अब ये अपने स्ट्रक्चर बदलेगा, मॉडिफाई करेगा थोड़ा। तो अब हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। क्या पर टॉपिक है हमारा, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ या स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये मैम ने बहुत बड़ी गलती कर दी, गलती तो नहीं की है, चलो चलो इसको मैं हटा ही दूंगी, इस स्लाइड को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं।
स्ट्रक्चर्स। ठीक है, प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं? तो हमने कहा प्रोटीन हमारे 4 स्ट्रक्चर्स में रहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी ये 1 डिग्री है, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। Protein can occur in 4 types of structure: primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर से। सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं हम आज? प्राइमरी स्ट्रक्चर से पढ़ लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। नंबर फर्स्ट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज जस्ट द नोइंग द सीक्वेंस ऑफ ऑल अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन, कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, जो मैंने अभी मैम ने बताया। नोइंग ऑल द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ लीनियर, जो आपका स्ट्रक्चर है, लीनियर चेन ऑफ, जो एकदम बना है, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, जो हमने पहले देखा है। नोइंग सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता कर लो, सिंपल, वो है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बना देती हूँ, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड्स बनाए हैं मैम ने बीच में, एंड ये अमीनो एसिड है। दिस इज, तो अगर मैं कह रही हूँ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सो दिस इज योर सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सीक्वेंस आपको पता है। पहला प्रोटीन जिसका प्राइमरी स्ट्रक्चर पता किया गया था वो था हमारा इंसुलिन। किसने किया था? सैंगर ने। सैंगर सिर्फ सीक्वेंसिंग ही करता रहता था। सैंगर ने पहले प्रोटीन की सीक्वेंसिंग की, डीएनए की सीक्वेंसिंग भी सैंगर ने की थी। तो सैंगर ये सिर्फ सीक्वेंस बताता था। सैंगर सीक्वेंस्ड फर्स्ट प्रोटीन। फर्स्ट प्रोटीन को किसने सीक्वेंस किया? सैंगर ने सीक्वेंस किया। इट वॉज इंसुलिन। इट वॉज इंसुलिन। 51 अमीनो एसिड होते हैं, शगन के 51 याद रखो। वैसे एनसीईआरटी में नहीं है ये चीज। ठीक है, क्लियर है। अगर आपसे पूछते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, विच इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किसकी वजह से बना? लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड किसकी वजह से बना? पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से बना। तो यहां लिख देंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर इज ड्यू टू कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। क्या टाइम हुआ है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेटा हम मैम की दूसरी क्लास है, अगली बार से थोड़े पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक के नोट्स मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। अभी मैम ने सिर्फ 1 महीने पहले डेब्यू किया है ऑफलाइन से ऑनलाइन में, लेकिन 1 महीने के अंदर मैम ने 1000+ टेलीग्राम फैमिली बना ली है आप लोगों के साथ। तो कल ही हमारी 1000+ टेलीग्राम फैमिली हुई है, दैट टू इन 1 मंथ, एंड ऑल थैंक्स टू यू। योर सपोर्ट इज माई मोटिवेशन। अब आज का क्वेश्चन बेटा होमवर्क क्वेश्चन है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे को ये बताना है कि क्या बताओगे? तो आप ये बताओगे, एक तो लेक्चर कैसा लगा वो बताना है, ठीक है। सेकंड आपको यहाँ पे लिखना है हैशटैग तुलिका झा, ये मेरा नाम है, हर जगह मैं इसी नाम से हूँ। और क्वेश्चन ऑफ द डे है, यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड फॉर यूरेसिल। यूरेसिल के न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलोगे? यूरेसिल के न्यूक्लियोसाइड को आप क्या बोलोगे? ये आपको आंसर करना है। हैशटैग तुलिका झा लिखना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, ठीक है। चलो जी, बाय, स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।